ठीक है, तो मैं आपको प्राथमिक मेमोरी के बारे में बता रहा था। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं और पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है कि प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं, कार्यशील मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी की प्रकृति अस्थायी प्रकृति की होती है। बिजली बंद होने पर तुरंत इसका जो डाटा होता है वो नष्ट हो जाता है, ये सेव नहीं रखती क्योंकि अस्थायी प्रकृति की होती है। उसमें प्राथमिक मेमोरी के अंदर आता है रैम, जो प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। रैम का मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी मेमोरी होती है, बिजली बंद होने पर डाटा नष्ट हो जाता है। तेज होती है पढ़ने लिखने की मेमोरी, रैम के पढ़ने और लिखने के काम आती है रैम मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझ में आएगा। रैम दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, रैम दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारे आते हैं रोम। रोम की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखें। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जानकारी जैसे रोम के निर्माण के समय उसमें डाटा स्टोर की जाती है। रोम क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, रैम डाटा को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, रोम एक स्थिर मेमोरी होती है, इसकी प्रकृति कहती है स्थायी है, स्थिर टाइप की होती है रोम। ठीक है, बिजली बंद होने पर भी इसमें डाटा नष्ट नहीं होता है। रोम कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, और डबल ईपी रोम होता है। तो सबसे पहले पी रोम क्या होता है, पी रोम का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे आप। प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है पी रोम। ठीक है, तो पी रोम का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का होता है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, ईपी रोम का होता है। और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ऐसे नहीं पूछेगा रोम के क्या टाइप है, तो वो तो सब बता देंगे, लेकिन आप इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। तो एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं। रोम क्या होता है कि रोम की सबसे पहले फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ये एक मुख्य मेमोरी के रूप में काम करता है। रोम रोम जो होता है वो डाटा को स्टोर करता है, ये स्थायी प्रवृत्ति की होती है। बिजली के चले जाने पर भी इसमें डाटा कभी नष्ट नहीं होता है। और रोम तीन प्रकार के देखे मैंने बताया, जैसे एक तो पी रोम बताया, एक ईपी रोम और एक डबल ईपी रोम। जिसमें पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम की फुल फॉर्म है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो ये रोम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हम द्वितीयक मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, जिसे साइक मेमोरी भी कहते हैं। तो इसके यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ फैक्ट है, वो हम देख लेते हैं कि भाई द्वितीयक मेमोरी कहाँ कहाँ यूज होती है और क्या क्या इसकी डिटेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले द्वितीयक मेमोरी को हम साइक मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। डाटा को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए इसका यूज करता है, मतलब बहुत दिनों तक स्टोर करने के लिए हम द्वितीयक मेमोरी का यूज करते हैं। बाह्य मेमोरी या गैर वास्तुशील मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, मैंने आपको बताया। इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, साइक मेमोरी कहते हैं, और इसका एक और नाम ध्यान रखेंगे आप, गैर वास्तुशील मेमोरी के रूप में भी द्वितीयक मेमोरी को जाना जाता है। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में बहुत धीमी गति से काम करती है। ठीक है, क्या करती है, बहुत धीमी गति से काम करती है। इसकी प्रकृति पूछे आपसे, द्वितीयक मेमोरी कैसी होती है, द्वितीयक मेमोरी स्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम गैर वास्तुशील कहा जाता है। बैकअप स्टोरेज प्रदान करता है। ठीक है, बाद में आप कभी भी डाटा को देख सकते हैं, जान सकते हैं, लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो द्वितीयक मेमोरी के साथ आप कर सकते हो। चुंबकीय और ऑप्टिकल टाइप की होती है। ठीक है, चुंबकीय टेप लंबे प्लास्टिक टेप होते हैं जिन पर चुंबकीय पदार्थ की प्रतिचंडी होती है। जैसे सीडी एक ऑप्टिकल माध्यम है। ठीक है, इसे लेजर बीम का उपयोग करके, ठीक है, तो किस सीडी है ना, सीडी एक क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे कि सीडी निम्न में से एक तो एक ऑप्टिकल माध्यम को उदाहरण है, और सीडी एक द्वितीयक मेमोरी का काम करता है, डीवीडी एक ऑप्टिकल माध्यम है, चुंबकीय टेप ऑप्टिकल मेमोरी, ये सब क्या है कि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण में से दिख रहा है। तो सीडी पे जो उसको पढ़ने लिखने का काम करते हैं, वो एक लेजर बीम होती है, उसके उपयोग से, उसकी सहायता से हम इसे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो सीडी में जो डाटा होता है उसे उसे पढ़ने के लिए लेजर बीम का यूज करते हैं। ठीक है, डीवीडी डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा द्वितीयक मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो द्वितीयक मेमोरी में क्या डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, स्थायी प्रवृत्ति की होती है। इसे हम बाह्य मेमोरी, साइक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, गैर वास्तुशील मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय और ऑप्टिकल मेमोरी के रूप में काम करता है। सीडी और डीवीडी एक ऑप्टिकल माध्यम है। सीडी और डीवीडी को पढ़ने के लिए हम लेजर बीम का यूज करते हैं, वैसे आपको इतना शॉर्ट में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के कुछ उदाहरण बताता हूँ। तो आपने देखा होगा फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी को उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क कितने एमबी की होती है। तो 1.44 एमबी की होती है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ऐसे याद ना रहे तो आप कैसे ध्यान रखें कि 1 एफ में 1 है, और इस एफ को यहाँ से 4 बना दीजिए। ठीक है, ऐसे उल्टा करके कैसे आप इसको 4 बना लो। तो फ्लॉपी डिस्क की जो साइज होती है 1.44 एमबी की होती है। सीडी और डीवीडी जिसे पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कि लेजर बीम का यूज करते हैं। तो सीडी सीडी की जो साइज होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 700 एमबी की होती है, और डीवीडी की होती है 4.7 जीबी की होती है। ठीक है, तो यहाँ से डी डी को इंग्लिश में आप 4 पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ से सी को 3 और डी को 4, तो दोनों को जोड़ के 7 बना दीजिए, तो 700 एमबी की सीडी होती है,
और डीवीडी की साइज होती है 4.7 जीबी की। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी को उदाहरण होगा, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया आपका, वो सेकेंडरी मेमोरी को उदाहरण है। यूएसबी स्टिक होती है जैसे, ठीक है, यूएसबी जो आप लगाते हो, ठीक है, वो यूएसबी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी को उदाहरण है। उसी प्रकार एसएसडी, एसएसडी होता है, सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म ध्यान रखें। एसएसडी होता है सीक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस, जो बड़े बड़े स्टोरों में लगाई जाती है, एसएसडी। तो ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। आगे चलते हैं। उसी प्रकार बीआरडी, बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क होती है, ये भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ब्लू रे डिस्क टू टाइप्स की होते हैं, एक 25 जीबी की सिंगल लेयर्ड की होती है, ठीक है, एक सिंगल परत की होती है 25 जीबी की, और एक 50 जीबी की डबल लेयर की होती है। आगे एचवीडी, एचवीडी का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक डिस्क, और एक टीबी फॉर यूजर्स, एक 6 टीबी फॉर साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं वो 6 टीबी की सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो वहां पे यूज की जाती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, तो आप ये लोग ध्यान रखें, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे क्या क्या, तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम मेमोरी के बारे में जान रहे थे, तो मेमोरी में नेक्स्ट मेमोरी आती है हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी को सबसे पहले तो देखिए, हम इसको स्टोरेज या वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लैश मेमोरी को? वर्चुअल मेमोरी भी इसको हम कहते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैर वास्तुशील मेमोरी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब फ्लैश मेमोरी के उदाहरण होते हैं। किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हार्ड डिस्क से उधार ली गई स्टोरेज को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैश मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हार्ड डिस्क से ली गई स्टोरेज को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, और ये मैंने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है, कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हार्ड डिस्क से लिया गया स्टोरेज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क से लिया गया स्टोरेज, उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेमोरी की कुछ यूनिट्स होती है, कुछ इकाइयां होती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबर का यूज करता है। किसका यूज करता है? कंप्यूटर सिस्टम्स में डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किसका यूज करता है? बाइनरी नंबर का यूज करता है। बाइनरी नंबर मैंने आपको पहले बताया था क्या होते हैं, 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर और मेमोरी कार्ड की बुनियादी इकाइयां हैं, इन्हें हम बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बाइनरी नंबर को हम बिट्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, शब्द बनाने के लिए बिट्स एक समूह होता है। क्या होता है? शब्द अगर बनाना है तो हमें बिट्सों का एक समूह बनाना पड़ेगा। जैसे चार चार बिट होता है, ठीक है। तो 4 बिट जो शब्द को हम क्या कहते हैं? एक निबल कहते हैं। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 4 बिट के समूह को निबल कहेंगे। और 8 बिट के समूह को हम क्या कहेंगे? बाइट कहते हैं, ठीक है। बाइट बड़ा अक्षर है, तो 8 बड़े अक्षर है, तो आप इस तरह रखेंगे। 8 बिट के समूह को हम बाइट्स कहते हैं, और 4 बिट के समूह को हम निबल कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें। तो मेमोरी की इकाइयां जो कंप्यूटर में डाटा और प्रोसेस को स्टोर करने के लिए हम बाइनरी नंबर यूज करते हैं। बाइनरी नंबर में 0 और 1 आते हैं। बाइनरी जो नंबर्स होते हैं वो मेमोरी के बिट्स इकाई। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। कंप्यूटर सीरीज 2.0 कंटिन्यू, मैं इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहे होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहो और लास्ट मौका समझ के इसे जान लगा दो, ठीक है। तो कंप्यूटर के जितने भी 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे, डब्ल्यू है मिनिस्ट्रियल, कहीं भी कोई सी एग्जाम देख ले कंपटीशन की, सारे के सारे मैं आपको डिटो ही एंटी या अभी जो एनटीपीसी लेटेस्ट हुआ था उसके भी सारे क्वेश्चन हमारे इस कंप्यूटर सीरीज 2.0 के अंदर नोट्स में प्रोवाइड है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था मेमोरी की इकाइयां। मेमोरी जो होती है उसमें आप बाइनरी नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए, किसको? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, बाइनरी नंबर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बाइनरी नंबर का उपयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि 0 और 1 बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी अंक और मेमोरी की बुनियादी इकाइयां हैं, ठीक है। बाइनरी अंक मेमोरी की बुनियादी इकाइयां हैं, जिसे हम बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको हम बाइनरी नंबर्स को क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। शब्द बनाने के लिए बिट्स के साथ एक समूह बनाते हैं, ठीक है। जैसे 4 बिट्स का एक शब्द होता है, ठीक है। 4 बिट्स का एक कोई भी ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? निबल कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और 4 बिट का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, ठीक है। 8 बिट के जो ग्रुप होता है उसको हम बाइट कहते हैं, और 4 बिट का जो शब्द होता है उसे हम निबल कहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट्स के बारे में यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कितनी केवी, कितनी एमबी, कितनी जीबी, कितनी टेरा ये किस किस के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ से आपसे इनका मतलब क्रम, आरोही क्रम में भी आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हाँ, जैसे केबी को तो किलोबाइट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें, केबी का मीन्स कहते हैं किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। आगे और मैं बताता हूँ, पीबी का मतलब होता है पेराबाइट, ईबी का मतलब एक्साबाइट, जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट, और वाईबी का मतलब होता है योटाबाइट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में। तो अब 1 केबी बराबर क्या होता है? 1 केबी बराबर 1024 बाइट, 1 एमबी बराबर 1024 केबी। अब देखो ऐसे उल्टा चलेगा ये,
MB यहाँ जाएगा, GB यहाँ जाएगा, FB यहाँ जाएगा और EB यहाँ जाएगा और ZB यहाँ जाएगा। ठीक है, बाकी सब में 1024 1024 1024 है। ठीक है, अब ये आप भूल जाओगे जल्दी से, तो मैं इसके आपको ट्रिक के साथ याद करवाने की कोशिश करता हूँ, आपको याद हो जाएंगे सारी सारी चीजें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मैंने इसके लिए ट्रिक लिखी है कि आप इनका पहला पहला वर्ड है ना उन्हें याद रखो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या लिखा है इनके आगे, तो सबसे पहले KMGTP, यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। KM, पहले तो आप इतना पढ़ोगे KM, फिर उसके बाद पढ़नी है आपका GTP, फिर उसके बाद में पढ़ना आप EZY। क्या पढ़ोगे? EZY। ठीक है, KMGTP EZY कैसे ध्यान रखोगे आप? KMGTP EZY। तो इससे आपको आसानी होगी ये सब चीजें याद करने में, और ये आपसे क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। तो आप अगर इस शॉर्ट में ध्यान रखोगे KM, ठीक है, KMGTP EZY। इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे बीबी। बीबी का मतलब होता है ब्राउन को व्हाइट। क्या होता है बीबी का मतलब? ब्राउन और व्हाइट। ठीक है, तो एक बीबी बराबर होता है 1024 वाईबी। वाईबी का, ठीक है, वाईबी मैंने आपको बताया योटा वाइट, जो मैंने ऐसे तिरछा डायरेक्शन करके बताई थी कैसे इनका चलता हुआ जाता है। इसके अलावा एक होगा एक जियोप वाइट। एक जियोप वाइट बराबर होता है 1024 ब्रंटो वाइट। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा ब्रंटो वाइट। ठीक है, तो आप इनको एक्सेप्शन के रूप में ध्यान रख सकते हैं, ये आपसे इतना दूर पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि एक बीबी मतलब एक ब्रोंटो वाइट बराबर क्या होता है? 1024 योटा वाइट होता है। एक जियोप वाइट बराबर होता है 1024 ब्रंटो वाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको यहाँ पे मेमोरी की यूनिट्स के बारे में समझाया। ठीक है, एक बार मैं अगेन इसे रिपीट कर देता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर मेमोरी की बुनियादी इकाई होती है जिन्हें हम बिट्स कहते हैं। ठीक है, बिट्स से मिलकर ही समूह शब्द बना बना सकते हैं। 4 बिट्स जो एक शब्द होता है उसे निबल बनता है, और 4 बिट के शब्द को बाइट कहते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक से बताई, KMGTP EZY। ठीक है, के मतलब किलोबाइट, M मेगाबाइट, G गीगाबाइट, T टेराबाइट, P पेटाबाइट, E मतलब एक्साबाइट, Z मतलब जेटाबाइट, Y का मतलब योटाबाइट। इसके अलावा आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है, BB और जियोबाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मेमोरी यूनिट्स कंप्लीट समझ में आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 4 बिट्स के समूह को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो 4 बिट्स बाइट्स का, बाइट्स में मैंने आपको बताया कि बाइट्स में 0 और 1 लिया जाता है, और इन्हीं बाइट्स को हम बिट्स कहते हैं। तो 4 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक निबल बनाते हैं। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कैसे आप ध्यान रखेंगे? बाइट बाइट मतलब एक बड़ा बटाकाश होता है बाइट, और तो 8 बड़े होते हैं, तो 8 बिट्स ये ध्यान रखेंगे। निबल एक छोटा होता है, तो 4 बिट्स के समूह को हम निबल कहते हैं। 1024 जो बिट्स होते हैं उससे मिलकर हमारा 1 किलोबाइट बनता है। ठीक है, 1024 KB से 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 MB से एक, ठीक है, 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 TB से 1 टेराबाइट बनता है। 1024 XB से 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 EB से 1 एक्साबाइट बनता है। 1 ZB से 1 योटाबाइट। 1 YB से 1 BB बाइट मतलब ब्रोंटोबाइट, और 1024 BB ब्रोंटोबाइट से 1 जियोबाइट बनता है। आपको कुछ नहीं, अगर आपको ट्रिक याद हो जाएगी तो ये सारी चीजें आसान लगेगी। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, सबसे पहले KM, उसके बाद में GTP, और इसके बाद में EZY। क्या ध्यान रखोगे? EZY। देखिए, के मतलब किलोबाइट, एम का मतलब मेगाबाइट, जी का मतलब गीगाबाइट, टी का मतलब टेराबाइट, फिर देखिए जीटीपी मैंने लिखा, पी का मतलब पेटाबाइट, एक्स का मतलब एक्साबाइट, वाई का मतलब योटाबाइट। ठीक है, यहाँ पे जेटाबाइट काट दिया गया। ठीक है, उसके बाद बीबी, वोरंटाबाइट और जियोबाइट। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान होगा, तो ये आप सब चीजें बता देंगे किसके बराबर क्या होगा, और यहाँ से टेबल से क्वेश्चन 100% आता है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कि माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? आजकल सीपीयू को ही एक माइक्रोचिप पर लागू किया जाता है। ठीक है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि सीपीयू को ही एक माइक्रोचिप पर लागू किया जाता है, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये डाटा प्रोसेसिंग के साथ साथ अंकगणितीय और तार्किक प्रोसेसिंग में शामिल विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। क्या करते हैं माइक्रो प्रोसेसिंग? डेटा को प्रोसेसिंग के साथ साथ अंकगणितीय और तार्किक प्रोसेसिंग में शामिल विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? ये इनका कार्य ध्यान रखिए कि माइक्रो प्रोसेसिंग इनमें से कौन सा कार्य करता है, सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ अंकगणितीय और तार्किक प्रोसेसिंग में शामिल विभिन्न कार्यों को कंप्लीट करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर समझ में आ गया कि सीपीयू को ही एक माइक्रोचिप पर लागू किया जाता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर डाटा प्रोसेसिंग के साथ साथ अंकगणितीय और तार्किक प्रोसेसिंग में शामिल विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कंप्यूटर की जो भाषाएं कितने टाइप की होती है। तो कंप्यूटर की भाषा में हम पहला चाहते हैं, कंप्यूटर की भाषा मतलब किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रोग्राम निर्देशों का एक क्रम तैयार करता है। ठीक है, जिसे कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर के लिखे गए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी की भाषा उसमें जीरो, और जिसे मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी उसे किस नाम जानते हैं? मशीनी भाषा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और जीरो का यूज किया गया। किसमें किया गया? एक और जीरो का यूज किया गया। ठीक है, सेकंड भाषा जिसे असेंबली भाषा या प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में भी जानते हैं। सेकंड भाषा को क्या जानते हैं? द्वितीय पीढ़ी भाषा को असेंबली भाषा या प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जानते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, सीपीयू या अन्य प्रोग्राम करने वाले उपकरणों के लिए निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया जाता है।
थर्ड पीढ़ी की जो भाषा है वो उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी है? थर्ड पीढ़ी की जो भाषा है वो उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, समस्याओं को कैसे प्रोग्राम किया जाता है और समस्या का समाधान कैसे होगा, इस पर ध्यान केंद्रित होता है तीसरी पीढ़ी में। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे पहली पीढ़ी की भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं, उसमें 0 और 1 अंक का यूज किया गया। सेकंड पीढ़ी की भाषा उसे असेंबली भाषा या प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर आदि में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड पीढ़ी की भाषा जिसे उच्च स्तरीय भाषा भी कहते हैं, समस्याओं को समझाने सुलझाने इन सब के लिए तीसरी पीढ़ी का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट आगे भाषा ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पीढ़ी की भाषा थी। ठीक है, उसके बाद पांचवी पीढ़ी की भाषा। पांचवी पीढ़ी विशेषज्ञ प्रणाली ज्ञान को कंप्यूटराइज संग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, इस पर जैसे पांच पीढ़ी की भाषा होती है, जैसे प्रोलॉग, ठीक है, ऑप्स 5 मरकरी, ये सब पांचवी पीढ़ी की भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो